हेलो डियर, जितने भी एएनएम के मेरे डियर कैंडिडेट हो, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। जो लोग का एग्ज़ाम अभी बाकी है, मींस अब तो 12 तारीख को ही एग्ज़ाम आपका सिर्फ बाकी रह गया है। तो ऐसे में जो लोग का एग्ज़ाम बाकी है उन सबको बहुत बहुत जो है बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग को शुभकामना कि बेहतर तरीके से माइंड को शांत करके सोच सोच के सवाल का जवाब देना है। बहुत सारे सवाल आपको फंसाने वाले आ सकते हैं, जिस सवाल में कोई दम नहीं होगा लेकिन आपको फंसाएगा। बस थोड़ा सा सोचिएगा तो जो है, और ऑप्शन को छांटिएगा तो आपका बन जाएगा। तो ऐसे दिमाग शांत रख के 2 घंटा का आपके पास समय है, और 2 घंटा में 100 प्रश्न का जवाब कोई जो है ज़्यादा नहीं है। सोच सोच के दीजिएगा तो टाइम इनफ है, ठीक है। तो ऑनलाइन में आप लोग देखते हैं टाइम कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे टाइम आपका पर्याप्त है। बाकी जो लोग का एग्ज़ाम हो चुका है वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर साझा कीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी फिर से एक बार सबको आज के 78 नंबर के वीडियो में स्वागत करता हूं, और मुश्किल से एक वीडियो इसके बाद और आएगा जो कि रात में ही डलेगा, और आप लोग देखिएगा अच्छे से, ठीक है। सुबह में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा उस वीडियो को, जो आपके 5 बजे जो है लाइव में हो जाएगा, ठीक है। 5 से 6 तक देख लीजिएगा, उसके बाद तैयारी होकर चले जाइएगा, समझ गए। तो चलिए करते हैं आज यह 78 नंबर के वीडियो को शुरू बिना किसी देरी किए हुए, जहां पे 100 से ज़्यादा आज फिर से थियोरिकल टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटॉन पंप एग्जाम्पल क्या है। प्रोटॉन पंप एग्जाम्पल क्या है? तो ओमेप्राजोल जो है यह आपका प्रोटॉन पंप जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। दवाई का नाम है प्रोटॉन पंप। रेनिटाइडिन क्या है? तो रेनिटाइडिन जो है माय डियर आपका एक ड्रग है, समझ गए। एक क्या है? ड्रग है, जो आपका ये गलत है। ऑप्शन आंसर जो है ये नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये गलत है, समझ गए। आपका राइट आंसर जो होगा वह म्यूकस प्रोटेक्टिव ड्रग होगा। क्या होगा? म्यूकसल प्रोटेक्टिव ड्रग होगा, क्योंकि यह रेनिटाइडिन अल्सर में, पेट में गैस को अत्यधिक जो है मदद करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट को रक्षा करता है अमाशय के, ठीक है। एक एडल्ट की डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होती है? एक वयस्क में डेली जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है वह कितनी होती है? तो माय डियर 40 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए, समझ गए। तो अगर समझ लीजिए किसी का अगर 60 kg वजन है, तो आप जो है 40 kg से गुना कर दीजिए, पर kg 40 से गुना कर दीजिए, तो 6 चौका 24, लगभग 2.5 kg जो है, 2.5 लीटर डेली जो है उसको तरल चाहिए, पानी के रूप में, चाहे जो भी लीजिए, ठीक है। आगे है, कहता है निम्न में से कौन सी जो है एंटी ट्यूबरकल ड्रग के कारण पेशेंट के यूरिन का कलर रेड हो जाता है। माय डियर यहाँ पे आपका कह रहा है कि किस दवाई के लेने के कारण जो है वह जो यूरिन का कलर होता है वह लाल हो जाता है, किसके कारण? तो माय डियर आपको समझना चाहिए, बता देते हैं हम यहाँ पे। तो जो आपके रिफाम्सिन जो होता है, आप लोग जानते हैं रिफाम्सिन जो है आपके टीबी में लिया जाता है। टीबी में तो पैराजिनामाइड भी लिया जाता है, आइसोनिजाइड भी लिया जाता है, समझ गए ना। फेंटोन टीबी की दवा नहीं है, तो आपका रिफाम्सिन लेने से यूरिन का कलर लाल हो सकता है, ठीक है। आगे है, 5वां है, एक कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी से पहले ओंडेनस्टेरोन दिया जाता है, यह क्या है? तो आपको पता है ओंडेनस्टेरोन एक प्रकार का जो है आपका, यह उल्टी के लिए दिया जाता है, उल्टी को रोकने के लिए। यह एंटी इमेटिक प्रकार के जो है आपके क्या है? ड्रग है, एंटी इमेटिक प्रकार के ड्रग है, ओके। तो ओंडेस्टेरोन जो होता है वो जिसमें आता है ओंडेम वगैरह, तो यह एक एंटी इमेटिक्स दवाई है जो उल्टी को क्या करता है? कम करता है। इमेटिक दवाई उल्टी को बढ़ाएगा, लेकिन इसमें एंटी लगा दिया जाएगा तो यह उल्टी को कम करेगा। एनाल्जेसिक दर्द वाला। एंटी डाययूरेटिक जो होगा वह मूत्र की मात्रा अगर ज़्यादा बन रहा है तो उसको कम करने के लिए एंटी डाययूरेटिक दिया जाता है, समझ गए। एंटीमेटिक बता ही दिए। एंटी कन्वल्सिव ड्रग होता है, पेशेंट को दौरा पड़ता है, मिर्गी आता है, तो उसमें जो है एंटी कन्वल्सिव दवा दिया जाता है। जो फेंटिन ऊपर देखे ना, वह एंटी कन्वल्सन ही है। आगे है, निम्न में से नारकोटिक ड्रग का एग्जाम्पल क्या है? तो नारकोटिक ड्रग का एग्जाम्पल कोडीन होता है, जो आपके दर्द से भी राहत देता है, और नारकोटिक जो है आपके यह औषधि बनाने में काम आता है। तो कोडीन आपका नारकोटिक प्रकार का ड्रग होता है, ठीक है, सब्सटेंस है। 7वां है, निम्न में से कौन सी ड्रग डोज थेरेपी में यूज की जाती नहीं की जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? नहीं की जाती है। तो आपको टीबी वाला अगर पता होगा, हम इसका प्रॉपर क्लास दे दिए हैं कि टीबी में कौन कौन सा यूज होता है। तो रिफाम्सिन यूज होता है, पैराजिनामाइड
यूज होता है, आइसोनिजाइड यूज होता है। हम प्राइस ही बता दिए हैं, ठीक है, प्राइस, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटॉल और 3 तो नाम यहाँ पे बता ही दिए। तो ये होता है प्राइस, टीबी में यूज होने वाला। फेंटोन जो होता है यह एंटी कन्वंशनल दवा है, यह जो है दिया जाता है पेशेंट में, तो ये जो है आपका नहीं है, ठीक है। 8वां है, निम्न में से कीमोथेरेपेटिक ड्रग का एग्जाम्पल क्या है? कौन सा ड्रग है जो कीमोथेरेपी में दिया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन, एंटीजी पता है, चेस्ट पेन एंजाइना में दिया जाता है। फेनोबारबिटोल आप लोग को पता है, कमेंट कीजिए क्या चीज़ का है। मेटफॉर्मी जो है यह क्या है? यह आपका जो है एंटी डायबिटिक दवाई है, समझ गए। और सिप्लास्टिन जो है, यह सिप्लास्टिन कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है, समझ गए, याद रखिएगा। आगे है 9वां है, एक कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी ड्रग देने से पहले लगभग कितने समय पहले ओंडेस्टेरोन ड्रग दी जाती है? ऊपर में देखे हैं कि कीमोथेरेपी से पहले एंडोस्टेरोन दिया जाता है, तो कितने पहले ओंडेस्टेरोन दवा, एंडोस्टेरोन दवा दिया जाता है, कितने समय पहले? तो 30 मिनट पहले जो है उल्टी को रोकने के लिए ये दवा दिया जाता है, क्योंकि कैंसर वाला को कीमोथेरेपी चलने पर वोमिटिंग की तरह उसका जी मिचल सकता है, समझ गए ना। 10वां है, निम्न में से रिफाम्सिन का साइड इफेक्ट क्या है? तो रिफाम्सिन का साइड इफेक्ट ये है, यह टीबी वाला दवा है, जिसका एक साइड इफेक्ट है कि यह हाइपोटेंशन कर सकता है, रक्तचाप कम कर सकता है, चक्कर आ सकता है, आपका जो यूरिन है वह लाल हो सकता है। इनमें से सभी इसका साइड इफेक्ट है, ओके। बालों का झरना क्या कहलाता है? आपको पहले बता चुके हैं, बालों का झरना या बालों गंजापन को एलोपेशिया कहते हैं, समझ गए। बेड सोर, बिस्तरी घाव होता है, आपको पता है। अब कुछ क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, आप लोग अगर तैयारी अच्छा की हैं तो जवाब जरूर दीजिएगा। 2, 4, 5 क्वेश्चन आपसे सवाल करेंगे, आपको बताना है। निम्न में से जुए पड़ना क्या कहलाता है? चलिए, जुए पड़ना, बाल में जुआ हो जाता है ना, कि जिसको हम लोग जुआ बोलते हैं, जू बोलते हैं, वह पेडिकुलोसिस होता है। क्या होता है? पेडिकुलोसिस को हम लोग जू पड़ना बोलते हैं, समझ गए। तो ये तो बता दिए। अब 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। बर्न केस में TSBA की फुल फॉर्म क्या होती है? TSBA, अगर कोई पेशेंट जला हुआ है उस केस में TSBA का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग इसमें से कमेंट में बताइए, समझ गए। अगर नहीं आता है तो समय कम है, आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा। निम्न में से डिफरेंट टर्म क्या है? बहुत लोग कहते थे कि आप आंसर दे देते हैं, तो आप बताइए ना, 2-4 को के आंसर पूछ रहे हैं। इसमें से डिफरेंट टर्म कौन सा है बताइए, आप अगर समझते हैं तो बताइए। ग्लूकोमा, मोतियाबिंद है और अंधापन है, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसमें डिफरेंट कौन सा है। और एक फोटोस्कोपी है। 15 है, रूल्स ऑफ 9 का संबंध किससे है? बताइए ना, रूल्स ऑफ 9 किससे संबंध रखता है? तो आप बताइए, ठीक है। बर्न पेशेंट के आकलन करने में या बर्न पेशेंट के उपचार करने में, समझ गए, आपको बताना है, समझ गए। आगे चलिए। 16 है, एक एडल्ट में रूल्स ऑफ 9 में फेस को दिया जाता है, फेस को कितना % दिया जाता है? आप लोग रूल्स ऑफ 9 पढ़े हैं, पता है। तो रूल्स ऑफ 9 में फेस को कितना % दिया जाता है बताइए, कमेंट करके। आप लोग अच्छे से जानते हैं तो बहुत लोग कह रहे थे आप आंसर दे देते हैं, बताइए। एक एडल्ट में रूल्स ऑफ 9 में एंटेरियर थोरेग, मतलब आगे वाला जो गर्दन जो जला होता है आगे वाला, उसमें कितना % जो है जला हुआ % माना जाता है बताइए। एक एडल्ट में रूल्स ऑफ 9 में हॉल अपर एक्सट्रेम में, मतलब ऊपर के टोटल अंग को कितना % दिया जाता है बताइए। ऊपर वाले अंग को अपर एक्सट्रेमी है, मतलब ऊपर के अंग को कितना दिया जाता है % में बताइए। आगे है 19 नंबर है, एक एडल्ट में रूल्स ऑफ 9 एक्सट्रीमिटी को दिया जाता है, मतलब रूल्स ऑफ 9 एक्सट्रीमिटी को दिया जाता है हॉल लोअर। यहाँ पे लोअर की बात करें, मतलब निचले अंगों को टोटल कितने % हम लोग देते हैं? टोटल का पूछ रहा है। अब लोग जानते हैं कमर से नीचा टोटल नीचा होता है, कमर से ऊपर टोटल जो है ऊपर वाला होगा, तो आपको नीचे और ऊपर दोनों जानना है, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो आंसर आप लोग को जो है कमेंट में दीजिएगा, और नहीं पता होगा तो गूगल में सर्च मार लीजिएगा, क्योंकि समय कम है कि इसलिए हम अगला वीडियो में इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक एडल्ट में रूल्स ऑफ 9 में जेनाइटल्स को दिया जाता है, जो जन्नांग होता है उसको कितना % देते हैं बताइए आप लोग एडल्ट को, समझ गए अगर पढ़े हैं तो। आगे है, निम्न में से सबसे कॉमन स्किन कैंसर कौन सा है? ठीक है, आपको इनमें से सबसे कॉमन स्किन कैंसर के बारे में बताना है, बताइए क्या है, ठीक है। आगे है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, अब चलिए सारा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। निम्न में से प्रोटीन पंप एग्जाम्पल है आपका ओमेप्राजोल, ठीक है, यह प्रोटीन पंप एग्जाम्पल है।
अब आगे है यहाँ पे प्रश्न, देखिए कुछ प्रश्न रिपीटेड हो गया था तो उसको हम लोग स्किप कर दिए हैं, रिपीटेड को फिर से करने में कोई फायदा नहीं था, तो कुछ 5-7 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया था तो उसको हटा दिए हैं, ठीक है। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया का मतलब क्या होता है। तो माय डियर, एप्रेक्सिया का मतलब क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए बताते हैं। एप्रेक्सिया का मतलब होता है कि इनएबिलिटी मतलब असमर्थ, परफॉर्मेंस पर्पजफुल मूवमेंट मतलब कुछ ऐसे काम को करने में असमर्थ होता है व्यक्ति जो उद्देश्य से आप करते हैं, किसी उद्देश्य से कोई आप काम करते हैं, उस काम को करने में कोई व्यक्ति असमर्थ होता है तो वह अप्रेक्सिया कहलाता है, ठीक है। तो जैसे हम कहेंगे कि हमें जो है इस कुर्सी को उठाकर दूसरे जगह पर रखना है, तो यह हमारा कुर्सी उठाकर रखना उद्देश्य है, तो इस प्रकार के उद्देश्य फुल वाला काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, असमर्थ होता है व्यक्ति, तो वह एप्रेक्सिया कहलाता है, ठीक है। निम्न में से एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरान आने वाले सबसे समान जो दौरा होता है, सीजर होता है, क्या होता है। तो पार्शियल सीजर जो है सबसे जो है क्या होता है, सामान्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पार्शियल सीजर जो है एपिलेप्सी में सबसे समान प्रकार के दौरा रहता है। सीजर का टाइप जिसके दौरान पेशेंट की आर्म्स एवं मतलब हाथ और पैर में जो है ब्रीफ जर्किंग या ट्विचिंग मूवमेंट होती है, ठीक है। मतलब वो सीजर के कौन सा प्रकार है, जो रोगी के हाथ और पैर में जो है अकड़न आता है और जो है हिलना डुलना जो है होता है, किस में, तो मायोकोलोनिक, ठीक है, मायोकोलोनिक सीजर होता है जहाँ पे हाथों और पैरों में व्यक्ति के खिंचाव के साथ जो है तनाव आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। 35 है, कहता है इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को लगातार, कहता है इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को लगातार दौरे आते हैं क्या कहलाती है। तो इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को लगातार दौरे आते हैं तो वह जो है एपिलेप्सी कहलाता है, मिर्गी कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है निम्न में से कौन सा डिसऑर्डर, कौन सा जो है बीमारी ब्लड सप्लाई के बाधित होने से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा बीमारी है जिसमें ब्लड को बाधित ब्लड को सप्लाई में बाधित होने के कारण नहीं होता है। तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या तो पूर्ण तरीका से ब्लड संचार का ही है, ठीक है, एंजाइना भी ब्लड संचार का ही है। इंक्रीज आईसीपी, तो आईसीपी जो होता है इसमें इसका तरल बढ़ने से, आँख में तरल बढ़ने से जो है प्रॉब्लम होता है, यह ब्लड से कोई लेना देना नहीं है। बाकी मायोकार्डियल इस्केमिया हार्ट अटैक होता है ब्लड सप्लाई के कम होने से ही, एंजाइना भी चेस्ट में ब्लड सप्लाई कम, हृदय में ब्लड सप्लाई कम होने से ही होता है, ठीक है, ये सब है। 37 है आगे, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट सीवीए के दौरान यदि टिश्यू डैमेज ब्रेन के राइट साइड में हुए हैं तो क्लिनिकल लक्षण किस साइड वाले बॉडी पार्ट से दिखाई देती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सीवीए वाला कोई पेशेंट है, सीवीए का मतलब होता है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होता है जिसके कारण ब्रेन में ऑक्सीजन भी कम पहुँचता है, जिसके कारण टिश्यू डैमेज होने लगता है। ऑक्सीजन कम होगा तो टिश्यू डैमेज होगा ही होगा। तो अगर ब्रेन के राइट साइड में टिश्यू डैमेज हो रहा है तो क्लिनिकल लक्षण बॉडी के किस भाग में दिखेगा, कौन से भाग में। तो माय डियर, अगर राइट साइड में टिश्यू अगर डैमेज हो रहा है ब्रेन का तो बॉडी के लेफ्ट साइड जो है आपका लक्षण दिखेगा कि आपका लेफ्ट साइड भी जो है काम करने में असमर्थ होने लगेगा बॉडी का, यानी अपोजिट साइड, ब्रेन का जो लेफ्ट साइड वाला होगा वह राइट साइड को देखेगा और जो लेफ्ट साइड वाला होगा वह राइट साइड को देखेगा, राइट साइड वाला लेफ्ट को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है सीवीए है, सीवीए एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक तंत्रिकीय विकार है, ठीक है। आगे है 39 है, निम्न में से स्किन रिलेटेड इन्फ्लामेटरी कंडीशन क्या है, मतलब त्वचा से संबंधित जो है समस्या स्थिति कौन सी है। तो मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस ब्रेन का समस्या है, समझ गए। ब्लेफराइटिस एंड स्टाई जो है यह आँख की प्रॉब्लम है। एक्नी वल्गेरिस एंड फ्रुंकल यह आपके स्किन का प्रॉब्लम है। बाकी एम्पाइमा और एफाइमा जो है यह फेफड़ा का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक्नी और वल्गर और फ्रुंकल जो है यह स्किन का समस्या है, ठीक है। 40 है, कहता है निम्न में से रेस्पायरेटरी सिस्टम रिलेटेड इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम रिलेटेड इन्फ्लामेटरी कंडीशन क्या है। तो माय डियर, रिस्पायरेटरी कहने का मतलब है कि श्वसन से संबंधित समस्या कौन सी है। तो एम्फाइमा और जो है एम्फाइसमा दोनों फेफड़ा से संबंधित है, फेफड़ा तो हमारा रिस्पायरेटरी का केंद्र है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कारण क्या होता है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कारण CSF प्रेशर बढ़ जाता है, CSF क्लाउडी मतलब गंदा हो जाता है, ग्लूकोज लेवल CSF में कम हो जाता है, यानी सब के सब होता है मेनिंजाइटिस में, ठीक है।
42 है, कहता है पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन में परीक्षण के दौरान गर्दन में रेजिडिटी एवं पेन होता है। पॉजिटिव अगर किसी को ब्रुजिन्स्की साइन है तो उसमें गर्दन में अकड़न और दर्द होता है, समझ गए। आगे है 43 है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब प्रकाश से जो है डर लगना। पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन एंड स्टिफनेस ऑफ द नेक, न गर्दन में अकड़न और बुखार, यह सब जो है मेनिंजाइटिस का लक्षण होता है, समझ गए। आगे है आपका कि रेजिडेटी ट्रीमर और ब्रेडकिनिस किस डिजीज के कैरेक्टरिस्ट फीचर है। तो पार्किंसन डिजीज जो होता है इसमें हाथ में कंपन आता है, समझ गए, अकड़न होता है और ब्रेडिकाइनेसिस होता है, समझ गए। तो यह पार्किंसन डिजीज होता है जिसमें मानसिक रोगियों को जो है दवाई लेने से उत्पन्न जटिलता होता है। पार्किंसन डिजीज मेनली पेशेंट की किस एक्टिविटी को प्रभावित करता है। तो पार्किंसन मुख्य रूप से मूवमेंट को, गति को जो है प्रभावित करता है बॉडी के, ठीक है। 46 है बेल्स पाल्सी को किस नाम से जानते हैं। तो फेशियल पाल्सी से बेल्स पाल्सी के नाम में जानते हैं, ठीक है। आगे है 47 है बेल्स पाल्सी मेनली किस क्रेनियल नर्व के डिस्फंक्शन के कारण होता है। तो फेशियल नर्व कौन सा होता है, सातवां। तो सातवां को प्रभावित करता है, फेशियल नर्व में प्रॉब्लम होता है यानी फेस में लकवा मारना, वही वाला बात है। 48 है कार्डियक डिजीज, हृदय से ग्रसित रोगी के आहार में कौन से खाद्य पदार्थ नहीं करने चाहिए। तो माय डियर पूर्ण दूध से बना पनीर, चूँकि इसमें फैट ज़्यादा होगा, वसा ज़्यादा होगा तो ये भी प्रॉब्लम करेगा। शराब भी नहीं लेना चाहिए, तिलहन एवं अचार भी नहीं लेना चाहिए और उपरोक्त सभी। तो इनमें से उपरोक्त सभी पदार्थ जो है हृदय से ग्रसित रोगियों के आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। 49 है क्वास्कियोर के लक्षण में शामिल नहीं है। क्वास्कियोर जानते हैं बच्चे में होने वाला रोग है। तो क्वास्कियोर के लक्षण में क्या शामिल नहीं है, क्या वेट लॉस होता है, फैटी लीवर, लीवर बढ़ जाना, चेंज इन स्किन एंड हेयर मतलब स्किन और हेयर में बदलाव आ जाता है और शरीर में सूजन हो जाता है। तो माय डियर जो क्वास्कियोर है उसके लक्षण में वेट लॉस नहीं होता है, ठीक है, इसमें वेट लॉस नहीं होता है, लीवर बढ़ जाता है, बात सही है। क्वास्कियोर में हेयर जो है त्वचा और स्किन में परिवर्तन हो जाता है, सही है। सूजन हो जाता है, ये भी सही है, लेकिन वेट लॉस का कंडीशन यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्वास्कियोर से ग्रसित बच्चे में सूजन आने के क्या कारण होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से सूजन जो है आ जाता है और प्रोटीन के कमी से ही क्वास्कियोर रोग होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। आगे है बेरी से ग्रसित चाइल्ड को क्या प्रिस्क्राइब किया जाता है। विटामिन बी प्रिस्क्राइब किया जाएगा, B1, ठीक है ना, थाइमिन। आगे है 52 एडिमा निम्न में से किस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का मेन क्लिनिकल लक्षण है। तो शरीर में सूजन होना, एडिमा होना क्वास्कियोर का सबसे मुख्य लक्षण है, ठीक है, याद रखिएगा, जो क्वास्कियोर के कमी से होता है, ठीक है, क्वास्कियोर के कारण। आगे है 53 निम्न में से कौन सी विटामिन कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो माय डियर कौन से विटामिन कैल्शियम के शोषण को बढ़ा देता है बॉडी में। तो विटामिन डी जो है यह कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ा देता है, ठीक है। 54 है निम्न में से कौन सी विटामिन वाउंडिंग हीलिंग में हेल्पफुल है मतलब घाव को भरने में शामिल है। तो विटामिन सी, इसीलिए जिसको घाव होता है उसको विटामिन सी का गोली दिया जाता है घाव को भरने के लिए। 55 है एक प्रेग्नेंट वोमेन मतलब गर्भवती महिला की डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट एक नॉन प्रेग्नेंट वोमेन की तुलना में क्या होता है, तो नॉन के तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। 56 है मधुर रस, जो मधुर रस होता है इसका मेन कंपोनेंट जो है इसमें फ्रुक्टोज होता है। जो आप लोग मधुमक्खी के छत्ता से जो रस मिलता है उसमें मेन फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। आगे चलिए, तो ये चीज़ें हो गया। आगे चलिए, बॉडी में पाए जाने वाला कैल्शियम का सबसे अधिक भाग कहाँ से मिलता है। तो हड्डियों में मिलता है कैल्शियम सबसे ज़्यादा। विटामिन सी को इस नाम से भी जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड के भी नाम से जानते हैं विटामिन सी को, तो आपको पता है, समझ गए। आगे है ह्यूमन बॉडी में आयरन का सर्वाधिक जो है अवशोषण कहाँ पे होता है। तो आयरन का सबसे ज़्यादा जो अवसर्प्शन होता है वह छोटी आंत में होता है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन सब पूछता है, ठीक है। एनर्जी में कौन सा न्यूट्रिशन एनर्जी का मेन सोर्स है। तो बॉडी में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का स्रोत है वह जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कौन सा न्यूट्रिशन एनर्जी का मेन सोर्स है, ऊर्जा का सबसे ज़्यादा, ठीक है ना।
तो माय डियर, इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो फैट में होता है, बट फैट जो है आपके बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होता है ज़रूरी उतना, क्योंकि ज़्यादा फैट बढ़ जाएगा तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे अच्छा है। 62 है, निम्न में से कौन सा न्यूट्रिशन एनर्जी का गुड सोर्स नहीं है? तो मिनरल, खनिज जो है आपके बॉडी के लिए आवश्यक है लेकिन एनर्जी के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा फूड आयरन का अच्छा स्रोत नहीं है? तो दूध में आयरन नहीं पाया जाता है, बाकी मेथी में, समझ गए ना, पालक में, फिश में, दूध में तो नहीं होगा, इन तीनों में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए। 64 है, कहता है केवल वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ, केवल फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन का सेवन करने से कौन सी रोग होने की रिस्क बढ़ जाती है? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वनस्पति मतलब ऐसा भोजन करता है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वनस्पतियों से मिलता हो, पेड़ पौधों से, तो उसको जो है एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है, समझ गए। 65 है, कहता है निम्न में से कौन सा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर नहीं है? मतलब पोषण से संबंधित, पोषण के कमी से होने वाला रोग नहीं है। कौन? तो मरासमस तो होता है, स्कर्वी भी होता है, ओबेसिटी मोटापा, और पेलेग्रा भी विटामिन के कमी के कारण होता है। तो जो विटामिन के कमी के कारण होगा वो तो होगा पोषण वाला, लेकिन ओबेसिटी मोटापा तो ऐसे भी बढ़ जाता है, तो ये होगा। 66 है, निम्न में से किस फूड पदार्थ में, भोजन पदार्थ में विटामिन सी मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो खट्टा होगा ऑरेंज, इसी में पाया जाएगा। 67 है, निम्न में से बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाला मेन फूड कौन सा है? तो बैसिलस सीरियस जो सबसे ज़्यादा करता है वह जो भुना हुआ चावल होता है, जिसको रात में छोड़ के सवेरे भून के खाते हैं, वह सबसे ज़्यादा उसमें जो है पॉइजनिंग होता है, ठीक है। 68 है, बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग को इस नाम से भी जानते हैं, तो फ्राइड राइस सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। क्रिप्टोमेनेरिया से क्या समझते हैं? क्रिप्टोमेनेरिया का मतलब होता है कि इंडोमेट्रियम की मासिक क्षति, मतलब शेडिंग होने के बाद भी मेंस्ट्रुएशन ब्लड का बाहर की ओर नहीं आना। कहता है क्रिप्टोमेनेरिया का मतलब होता है कि मासिक स्राव कब आता है? तो जब आपका यूट्रस का आंतरिक लेयर टूट टूट के बाहर निकलता है, तो मतलब मेंसेज में ही निकलता है। लेकिन मासिक चक्र में होता यह है कि आपका मेंसेज हो रहा शुरू है, ठीक है, लेकिन उस दौरान एंडोमेट्रियम आंतरिक परत टूट रहा है, क्षति हो रहा है उसका, लेकिन वह जो है ब्लड के साथ बाहर नहीं आ रहा है, तो यही क्रिप्टोमेनेरिया कहलाता है। आना चाहिए बाहर, समझ गए, क्योंकि गंदगी साफ हो जाता है। कहता है डिसफंक्शन यूट्रीन ब्लीडिंग, DUB से आप क्या समझते हैं? मतलब डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, इससे क्या समझते हैं? तो इसे यही समझते हैं कि किसी अज्ञात एनाटॉमिकल या ऑर्गेनिक पैथोलॉजी की अनुपस्थिति में भी यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, यही यूटेराइन ब्लीडिंग होता है, यूट्रस से ब्लीडिंग होना। 71 है, एक बेबी को जन्म देने के बाद महिला का पुनः कॉन्सीव नहीं हो पाना क्या कहलाता है? कॉन्सेव न हो पाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। 72 है, निम्न में से गर्भ निरोधा का अस्थायी साधन है? कॉपर टी, बाकी ये सब तो आपका अस्थायी साधन है, ठीक है। आगे है एपेंडेक्टोमी, एपेंडेक्टोमी तो गर्भ निरोधा का साधन है ही नहीं, ठीक है। एपेंडेक्टोमी जो है यह तो अपेंडिक्स का सर्जरी है, समझ गए ना, तो यह तो होगा ही नहीं। बाकी पूछ रहा है अस्थायी साधन है, ठीक है, तो अस्थायी साधन प्रॉपर्टी है, तो यही होगा, समझ गए। 73 है, निम्न में से पुरुषों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले गर्भ निरोधक का अस्थायी साधन कौन है? तो वैस्कोटोमी गर्भ निरोधक का अस्थायी साधन है पुरुषों में। 74, कौन से वैक्सीन परमानेंट स्केयर उत्पन्न करती है? मतलब परमानेंट जो है कुछ चिन्ह उत्पन्न करता है, तो BCG, ठीक है ना। BCG जो होता है लेने के बाद बच्चों में अस्थायी रूप से जो है वह कुछ न कुछ अपना चिन्ह उत्पन्न करता है बॉडी में, ठीक है। क्वास्कियोर के दौरान पाया जाने वाला मुख्य लक्षण क्या है? तो क्वास्कियोर के दौरान मुख्य लक्षण यही है कि टांगों और चेहरे पर सूजन हो जाता है, एडिमा, जो ऊपर देखे हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का प्रथम संकेत क्या है? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का प्रथम संकेत है बॉडी वेट समान से कम हो जाना, ठीक है, बॉडी वेट लॉस होना। 77 है, स्लाइडिंग हर्निया का सबसे कॉमन लक्षण क्या है? तो स्लाइडिंग हर्निया का सबसे कॉमन लक्षण है कि GERD, मतलब जो भोजन करते हैं उसको वापस से मुंह में आने को गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं, जो मुंह में आपके भोजन को वापस आता है, ठीक है। 78 है, इन्फेंट शिशु में बीनिंग स्टार्ट करने का उपयुक्त समय कब है? 4 महीने, ऑप्शन में 4 महीने दिए गए हैं, तो ये होगा, लेकिन होता नहीं है, रियल में आपका 6 महीना होता है, 6 महीने पर बीनिंग को स्टार्ट करना चाहिए, समझ गए।
आगे है एमटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमटीसीपी का पूर्ण फॉर्म होता है माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, मतलब कुपोषण का उपचार करने का जो केंद्र होता है वही एमटीसी कहलाता है। डायरिया से ग्रसित बालक को क्या दिया जाना चाहिए? तो जिंक का टैबलेट जो है या जिंक का मात्रा ज़्यादा देना चाहिए डायरिया वाले को। एक नवजात के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा होता है? तो माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है नवजात के लिए। ठीक है। 82 है, कहता है निम्नलिखित में से जॉन्डिस के बारे में सही वाक्य क्या है? तो इसमें बच्चे के सीरम बिलिरुबिन लेवल सामान की तुलना में बढ़ जाता है। बच्चे हो या बूढ़ा हो कोई भी हो, उसको बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो उसको जो है कहा जाता है कि उसको ये हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? उसके अंदर मतलब जॉन्डिस हो गया है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्या मतलब है? तो 6 माह के एज तक बालक को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना, ऊपर से कोई भी आहार न देना ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है, एकनिष्ठ स्तनपान। समझ गए। 84 है, निम्नलिखित में से नवजात में पाए जाने वाले जन्मजात विकृति नहीं है, मतलब जन्मजात रोग कौन सा नहीं है? तो मरासमस तो एक आहार से संबंधित रोग है तो ये होगा नहीं। बाकी एसोफेगल एट्रेसिया ये भी होता है, एपीएससीआरडिस ये भी होता है, पेटेंट डक्टस आर्टूरियस ये भी होता है। समझ गए। 85 है माय डियर, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग शिशु के लिए लाभ है किस प्रकार से? तो यह नवजात के लिए सर्वोत्तम आहार है, सही है। ये उसे विभिन्न इन्फेक्शन से बचाता है, सही है। यह माँ के शिशु में इमोशनल ब्लड उत्पन्न कर बॉन्ड मतलब इमोशनल बंध उत्पन्न करता है, सही बात है। 86 है, नियोनेट्स को जन्म कितने समय के अंदर माँ का दूध पिलाना आरंभ कर देना चाहिए? तो माय डियर 1 घंटे के अंदर जो है स्तनपान करा देना चाहिए। 87 है, निम्न में से एयर पोल्यूशन की रोकथाम का उपाय क्या है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा तो आप खुद दिमाग लगा के लिखिए कि कौन सा कारण होगा, बताइए। सीवेज से आप क्या समझते हैं? सीवेज का मतलब होता है कि गंदा जल जिसमें ह्यूमन एक्सक्रेटा भी मिला हो, मतलब ऐसा जल जो गंदा हो और उसमें मानव से संबंधित उत्सर्जी पदार्थ भी मिला हो तो वही सीवेज कहलाता है। ठीक है। सीवेज सिस्टम से आप क्या समझते हैं? सीवेज सिस्टम से हम यही समझते हैं कि मल जल को निस्तारण हेतु पाइपलाइन द्वारा निस्तारण स्तर तक ले जाना। जैसे कोई पोखर है, यहाँ पे जो गंदी पानी को स्टोर करता हो और किसी के घर से अगर हमें सीवेज वाला पानी निकालना हो तो एक जो है हम क्या करेंगे, पाइप लगा देंगे। ठीक है, ये पाइप है, इस पाइप के जरिए इस घर से क्या होगा, इस घर से जो भी गंदा जल होगा इसके साथ जो मल निकलेगा वह इस पाइप के जरिए यहाँ पे आके निस्तारण होगा, तो वही जो है सीवेज सिस्टम कहलाता है। समझ गए। 90 है, निम्न में से किस शौचालय इसे निम्न में से किस प्रकार का शौचालय इसे यूज में लेने के बाद पानी द्वारा फ्लश कर साफ किया जाता है? किस शौचालय को? तो जो वाटर सील प्रकार के जो शौचालय होता है उसको जो है यूज करने के बाद उस पर पानी का फ्लैश मारा जाता है। समझ गए, ताकि जो बाथरूम है वो चला जाए अंदर। समझ गए। 91 है, वाटर सील प्रकार के शौचालय का यूज करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो जो वाटर सील्ड शौचालय होता है उसको यूज करने में आपको मल त्याग के बाद लैट्रिन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालना चाहिए, कटाह पैन की समय समय पर ब्रश से सफाई करनी चाहिए। ठीक है, लैट्रिन में साबुन पानी फिनाइल आदि नहीं डालने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में आपको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी नहीं मारिएगा कीड़ा ऊपर बाथरूम ऊपर रहेगा, कीड़ा लगेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई तो आपको पता है 7 अप्रैल 1948 को। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन है? नाइट्रोजन है, पता है। लार्ज स्केल पर जल के प्यूरिफाई शुद्धिकरण हेतु की जाने वाली प्रक्रिया के चरणों में क्या शामिल नहीं है? संग्रह, निस्यंदन, क्लोरीकरण, ओजोनीकरण। तो ओजोनीकरण जो है आपका यह कोई जल के शुद्धिकरण के प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। बाकी कलेक्शन, निस्पंदन, क्लोरीनीकरण ये है इसका प्रक्रिया का पार्ट। ठीक है। 95 है, निम्न में से वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का कारण उद्योगों से निकला धुआं है, वाहनों से निकला धुआं भी है, माइनिंग से गतिविधियां ये भी है, तो सब सही सक। ठीक है। 96 है, निम्न में से वायु प्रदूषण का खतरा है। वायु प्रदूषण का खतरा जो है किस लिए है? तो इनमें से सभी वायु प्रदूषण का खतरा है कि इससे अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, श्वसन संबंधी बीमारी होता है, आँख में जलन आता है, आँख से आंसू आएगा। ठीक है, लेबर में समस्या आएगा, बच्चों को जो बच्चे को समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो सब होगा। अम्ल वर्षा से क्या समझते हैं? तो वर्षा जल जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो वही अम्ल वर्षा एसिड रेन होता है। ठीक है। निम्न में से घर से निकले कूड़ा करकट का डिस्पोजल किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो घर से जो कूड़ा करकट निकलता है चाहे तो आप उसको जला सकते हैं, चाहे तो उसे आप
जो है मिट्टी में गाड़ सकते हैं, चाहे तो उसे कंपोजिट खाद भी बना सकते हैं सरा गला के, ठीक है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे 99 है, पर्यावरण स्वच्छता कमेटी द्वारा रिकमेंडेड घर के मापदंडों में शामिल नहीं है। तो जो पर्यावरण स्वच्छता कमेटी है उसके द्वारा क्या शामिल नहीं है, तो उसके द्वारा जो है आपका इनमें से बी, छत की हाइट 8 फीट या इससे कम होनी चाहिए, यह सही नहीं है, ठीक है। यह घर के जो छत है वह 8 फीट या इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। 100 है, निम्न में से गुड लाइटिंग की विशेषताओं में शामिल है। तो गुड लाइटिंग के विशेषताओं में क्या शामिल है, तो यह अत्यधिक चमक चौकादश से रहित होना चाहिए, मतलब इसमें ज़्यादा चमक धमक नहीं होना चाहिए। प्रकाश क्षेत्र में छाया अनुपस्थित होना चाहिए। इसका संपूर्ण वर्किंग एरिया में समान बंटवारा होनी चाहिए। तो एक सही प्रकाश में सब चीज़ होता है, ठीक है। निम्न में से पर्सनल मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने का लाभ क्या है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता बनाने का लाभ है कि यह व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है, व्यक्ति को सुहावन लगता है इससे, ठीक है। व्यक्ति में अनेक रोगों की रोकथाम करता है, तो सब सही है, ठीक है। 102 में है, हाइजीन का अर्थ क्या होता है, हाइजीन का अर्थ स्वच्छता होता है, ठीक है। निम्न में से पायरिया किस कारण से हो सकता है, तो पायरिया जो है आपके क्या होता है, अपर्याप्त मुखीय स्वच्छता, मतलब पायरिया मुंह में होता है तो मुंह में ही अपर्याप्त स्वच्छता के कमी के कारण होगा। 104 है, पायरिया किस ऑर्गेन से संबंधित है, तो दांतों से संबंधित है, दांतों में पायरिया होता है। निम्न में से जीभ टंगू का इन्फेक्शन कहलाता है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस जो होता है जीभ में इन्फेक्शन या जीभ के इन्फ्लामेशन को कहते हैं, समझ गए। 106 है, एक पेशेंट का मुख के स्वच्छता के दौरान मैकिंटोश का यूज किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो मैकिंटोश जो होता है ना माय डियर, यह पेशेंट के बिस्तर और वस्त्रों को खराब होने से भीगने से बचाता है, ठीक है, मैकिंटोश। ओके, 107 है, कहता है निम्न में से किस प्रकार के रोगी को स्किन डैमेज होने की संभावना अधिक होती है, तो माय डियर जो पेशेंट मल मूत्र को असंयम है, उस पर कंट्रोल नहीं है, तो उसको ज़्यादा जो है स्किन डैमेज होगा। पेशेंट जिन्हें अधिक पसीना आता है उसको भी, पेशेंट जिनमें घाव अधिक सिक्रेशन हो रहा हो तो उसमें भी, यानी सभी में डैमेज होने की खतरा है। 108 है, निम्न पेशेंट में होने वाले बेड सोर का मुख्य कारण क्या है, मतलब निम्न में से रोगी में होने वाले बिस्तरी घाव का मुख्य कारण क्या है, नमी होना, कुपोषण होना, दबाव। तो सभी के कारण, नमी के कारण भी, कुपोषण के कारण भी और दबाव पड़ने से भी बिस्तरी घाव होता है, इसलिए सभी हो जाएगा जो है। तो माय डियर इनमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेशेंट में होने वाले मुख्य कारण, तो मुख्य कारण जब भी पूछेगा तो दबाव होगा, ठीक है। नमी के कारण भी होता है बट दबाव इसका सबसे परफेक्ट कारण होगा, ठीक है। 109 है, और आज का प्रश्न का आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का, सुपाइन पोजीशन यानी चित्त जो है पीठ के बल लेटा हुआ, पीठ के बल लेटने का मतलब होता है कि चित्त लेटा हुआ, पेट ऊपर, जो नॉर्मली हम लोग सोते हैं कि पीठ के बल सोना, वही सुपाइन पोजीशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से हमारा आज 109 प्रश्न है, इसमें से 9 प्रश्न रिपीट आ गया था, तो लगभग 100 प्रश्न हम लोग नए प्रश्न देखे हैं, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों को डाउट क्लियर किया होगा। वीडियो अगर ना समझ में जहाँ पर आता हो रोक कर उसको समझने का प्रयास कीजिए प्रश्न को, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामना उनके एग्ज़ाम के लिए, और मैं यही दुआ करता हूँ गॉड से कि उनका बेहतर भविष्य के लिए उनका एक जॉब मिल जाए और उनका जीवन बढ़िया हो जाए, सेट हो जाए, यही मेरी गुजारिश है गॉड से, ठीक है। बाकी आप लोग को फिर से शुभकामना, अच्छा कीजिए तो हमें भी बहुत बढ़िया लगेगा कि मेरे चैनल से पढ़ के आप लोग बेहतर किए हैं, ठीक है। और फिर से बहुत बहुत शुभकामना। और मैं कहता हूँ आप लोग में से जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे, मेहनत किए होंगे, थ्योरी के साथ MCQ क्लियर होगा तो उनको जॉब होने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।